नमस्कार, आदाब और स्वागत है पोशंपा मुलाकात में। आज आप सुनेंगे एक खास बातचीत ताज़ा तरीन किताब नान ब्रेड एंड चाय लाटे की लेखिका सुश्रुति के साथ। इस किताब को हाल ही में मैंने अपने फ़ोन की किंडल ऐप में पढ़ा, लेकिन इसका पेपर बैक एडिशन भी उपलब्ध है। सुश्रुति दिल्ली पोइट्री सर्किट का एक जाना माना नाम है, जो अपने यूनिक हिंदी अंग्रेजी में लिखने वाले अंदाज के लिए मशहूर भी हैं। वैसे पेशे से वो एक वकील हैं और इसी सिलसिले में कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करती रहीं 2 साल लंदन में, और अपने इसी लंदन आवास के दौरान जो कुछ उनके भीतर और इर्द गिर्द घटा, उससे निकली कविताओं को उन्होंने अपनी इस किताब में दर्ज किया है। और इस किताब के सिलसिले में मैंने उनसे काफी सारी बातें की, कुछ अपनी पसंद की, कुछ उनकी पसंद की कविताएं भी सुनी। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। The silence that hangs heavy. I could use words to chisel it out, पर निराकार है जो उसे कोई भी आकार देना बेमानी है. So I will talk about other things and this silence unmarred will persist. जैसे पुराने घर में धूल समेटते पर्दे जिनमें समय की कहानियां कैद हैं. Time trapped me and you and trophies of silences on shelves of time gathering dust. अब इन गर्द की परतों को इकट्ठा करना आदत हो गई है, जैसे शब्दों को पी लेने की आदत बुरी बहरहाल जरूरी. Tonight I am brewing myself a cup of the heaviest silence. नींद अच्छी आएगी शायद. ओके, बहुत सुंदर शुरुआत हुई है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक कहानी सुना रहा था, यूट्यूब पे वीडियो डाला मैंने, तो उसमें मैं कह रहा था कि अमीर खुसरो ने 13वीं-14वीं सदी में कितना एक बोल्ड और इम्पोर्टेंट कदम उठाया जब उन्होंने लिखा होगा ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां। आधा मिसरा फारसी में था और आधा मिसरा ब्रज भाषा में था। और उसी वीडियो में मैं फिर बात कर रहा था कि कैसे आज की तारीख में इट्स लाइक कोई आज की तारीख में आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लिखे, और यहाँ वो तार जुड़ गया। आपने वो लिखा है और बेहद सुंदर है, बिकॉज आई थिंक यही हमारी रियलिटी भी है। हम बहुत बाइलिंगुअल बल्कि ट्राइलिंगुअल जिंदगियां जीते हैं। इसके बारे में कुछ और भी आप शायद कहना चाह रही हैं? अरे नहीं, पहली बात तो ये कि बहुत ऊंची तारीफ करती हूँ, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी शुक्रिया. और ये एक तरीके से एक्सीडेंटल था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे सोच के नहीं लिखा था कि आज बैठ के हिंदी और अंग्रेजी को साथ में मिला के लिखेंगे. और इस बारे में एक बहुत ही इट्स अ फनी एनेक्डोट. तो हमारे घर में मम्मी मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं और पापा की हिंदी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है. और हमारे घर में जब हम बड़े हो रहे थे तो एक नियम था कि अगर आप हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं तो आप सिर्फ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे. एंड व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश इट हैज टू बी ओनली इन इंग्लिश. आप एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के शब्दों का मिश्रण नहीं करेंगे. तो यू वर अलाउड टू से द नेक्स्ट सेंटेंस इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन एक सेंटेंस में यानी एक वाक्य में एक ही भाषा का प्रयोग. तो उसकी वजह से हमारी वर्तनी में जो सुधार आया और जो एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी हुआ, वो काफी अब जाके लगता है कि हाँ, वो मतलब बचपन में इतना नहीं पसंद आया था, लेकिन अब लगता है कि हाँ उसका फायदा हो रहा है. तो क्योंकि फिर मैं सोचने भी दोनों भाषाओं में लगी, तो एक समय ऐसा आया कुछ 5-6 साल पहले जब कविता अपने आप बनी ही बाइलिंगुअल. वो पहली 2 लाइनें दिमाग में आई ही इंग्लिश में और अगली 2 आई हिंदी में. तो इसीलिए वो मुझे ब्रेक नहीं लगता कि कई बार एक भाषा से दूसरी भाषा जाने में जो हल्का सा बीच में खटकता है वो नहीं आता, क्योंकि वो सोचा ही उसी फ्लो में गया था. तो उम्मीद है कि It's such a good exercise for kids also. अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, इससे अच्छा मुझे याद भी आया कि आपने अपने एक्नॉलेजमेंट्स में अपने पिता के लिए लिखा है कि फ्रॉम होम यू गॉट द लैंग्वेज, राइट? और इसी से याद आता है कि डेडिकेशन में आपने अपनी किताब हिम को डेडिकेट की है, who we call by different names for guiding you through life. उसके बारे में कुछ बात करते हैं. So basically
generally when people refer to God, they talk about God as a male and with a capital H and him, right? बट मेरा मानना ये है कि सबके भगवान अपने होते हैं. कोई देवी को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है, कोई अल्लाह को पूजता है, किसी के लिए जीसस है. मतलब we call God with different names, but to me it's the same common entity that we're all referring to at the end of the day. At the end of the day हम सबको लगता है कि there is something beyond us जो शायद is looking after us, हमारी देखभाल कर रहा है या कर रही है, जैसा भी आपकी जो भी श्रद्धा. So इसीलिए वो dedication है to him who we call by different names and different entities and genders and everything else, but to that common power or source of energy beyond us that we don't know much about. I think ये him वाला और भी कहीं आया. I think I've noted it down. Yeah, in one of my favorite poems, it's called Dirge, if I'm saying it right. Yeah. और मैं उस पोएम का जादू तो नहीं खराब करना चाहूंगा किसी के लिए भी जो कल को इसे पढ़ने वाला है, बट जस्ट व्हेन आई वाज वंडरिंग कि इसमें मैन आ रहा है बार बार और इसमें हिम आ रहा है, यू रोट डाउन रेबल्स आर women like me who insist on using men as the voice of their poems because somehow somewhere it all makes sense. You've played, यहाँ पे खेल गए आप. क्या हुआ यहाँ पे कैसे ये आया? So this poem, you have to realize, was written when I was feeling a lot many different emotions together, and I think थोड़ा तो वो poem मुझे लगता है वो it's not a poem about one thing, it's a poem about many things together. And इस किताब में हर पोम का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट संदर्भ भी दिया हुआ है कि ये किस बारे में है, कहाँ से जन्मी. तो इस कविता को जब मैं लिख रही थी तो मैंने लिखते लिखते खुद ही रियलाइज किया कि इस कविता की वॉइस जो है वो मेल है और वो फीमेल नहीं है. और लिख तो मैं खुद ही रही हूँ, बट सबकॉन्शियसली आई चोज अ मैन टू बी द वॉइस ऑफ द पोएम फॉर सम रीजन and in some particular paragraphs. And फिर मैंने ये भी realize किया कि as a woman मेरे लिए सबसे important है the ability to have choice. और फिर वो choice अगर ये भी है कि मैं अपनी कविता की voice मेल रखना चाहती हूँ तो ठीक है, as long as it's my choice. So it's a little bit of a rebel under a rebel in the sense कि कई बार हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कोई फेमिनिस्ट है तो वो नेसेसरली एक पर्टिकुलर टाइप का फेमिनिस्ट होगा. वो हाउस वाइफ नहीं बनना चाहेगी, वो बाहर जाकर काम करना चाहेगी. उसकी हम अक्सर चॉइस होनी चाहिए से आगे बढ़ के ये चॉइस होनी चाहिए पे चले जाते हैं. तो एक फेमिनिज्म का भी आजकल थोड़ा बहुत स्टीरियोटाइप हो गया है एंड वो मुझे पसंद नहीं मेरे हिसाब से. एंड आई नो सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है और कई बार होता है कि आपकी चॉइसेस आपकी अपनी नहीं होती, आप वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो चुनना सही है. लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि आपको चुनते हैं क्योंकि आपको उस समय वो सही लगता है और हो सकता है वो चॉइस आपकी स्टीरियोटिपिकल हो. तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है अगर आपने वो कॉन्शियस डिसीजन लिया है. तो वो सब कुछ सोचते समय, कविता लिखते समय फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरा रिबेलियन अंडर इनसाइड अ रिबेलियन है. Rebel are women like me who use men as voices of their poems, and somewhere it all makes sense because दूसरा पार्ट ये भी था कि हिस्टोरिकली आप देखें तो कई सारी फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं उन्हें लिखा आदमियों ने है क्योंकि ऑथर डोमिनेटली आपके मेल रहे हैं. तो मुझे लगा कि हाँ तो फिर सही है ना कि अब मेल वॉइस फीमेल्स लिखेंगी तो बढ़िया है. इसी पोएम में आपने कहीं कहा है burden of being a feminist and what everyone wants them to think it means. I think आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस बात को, वरना मैं इस पे भी चाहता कि आप और बोलें. मैं काफी सारी लिबर्टी आज लेने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले से ही आपको बोल देता हूँ कि आपकी एक पोएम मैं पढ़ रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं कभी तो इसे वापस जाके अपने दीवार पे लगा दूंगा.
इसका नाम है अरे Kaleidoscopes. Kaleidoscopes will always be beautiful. Where else do broken parts and glass shards get to be flowers? ये मुझे बहुत ही पसंद आई. छोटी छोटी सी चीजें इसमें हैं. अच्छा, लेकिन आपने पहले एक बात कही थी कि आप पढ़ा रही हैं आजकल, और हाँ जी. में ऐसा भी पता चला कि लंदन में यू डिड समथिंग पोएट्री थेरेपी जैसा कुछ आपने सीखा. उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लग रहा है. क्या क्या है वो? तो लंदन जब मैं पहुंची तो शुरू में तो बहुत मजा आया कि अरे नया शहर, नया देश, सब कुछ नया नया है. बहुत अच्छा लगा. और नई जब आप जॉब करते हैं तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इतना अच्छा लगता है कि you're taking care of yourself. आप रेंट से लेके बिजली पानी सबका बिल दे रहे हैं, तो अलग फीलिंग होती है. तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन पहले 6 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, अब एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हुई. तो लगा कि हाँ, जॉब के अलावा और भी कुछ करने का मेरा अक्सर मन रहता है. तो मैं खोजने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. और पोएट्री में रुचि मेरी तो बचपन से है. तो मैं ऐसे कैटलॉग्स देखती हूँ वहाँ की यूनिवर्सिटीज के कि कौन से कोर्सेज वीकेंड्स पे ऑफर हो रहे हैं, मैं ले सकती हूँ क्या. तो मैं ऐसा ही एक कैटलॉग देख रही थी और उसमें था पोएट्री थेरेपी का कोर्स. और वो एक इंस्ट्रक्टर है हमारी, शारमेन पोलार्ड. वो ट्रेन पोएट्री थेरेपिस्ट हैं. शी वाज टेकिंग एन इंट्रोडक्शन टू पोएट्री थेरेपी, जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे कविता के माध्यम से आप एक कम्युनिटी बेस्ड या ग्रुप बेस्ड काउंसलिंग कर सकते हैं. तो वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. तो मैंने कहा नहीं, ये तो जरूर करना है. तो लगभग 1 महीने का कोर्स था और बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज इट वाज आई ओपनिंग. कि उसके पहले भी मैंने आर्ट इन एजुकेशन में काम किया बच्चों के साथ. मैंने उन्हें क्रिएटिव एक्सप्रेशन सिखाया. तो स्लैम आउट लाउड की एक फेलोशिप होती है, जिजीविषा फेलोशिप, वो मैं लंदन जाने से पहले 1 साल करके गई थी. तो उसमें बच्चों के साथ काम किया, उन्हें क्रिएटिव एक्सप्रेशन में हेल्प की कि कैसे वो अपने इमोशंस को कविता में पिरो सकते हैं. तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि 1 साल बाद बच्चे अपने जो विचार हैं वो कितने अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं. तो फिर वहां जब पोएट्री थेरेपी सुना तो मुझे लगा आर्ट इन एजुकेशन का ये थोड़ा सा और एक्सटेंशन लग रहा है, इसे ट्राई करते हैं. तो जब वहां पहुंची तो रियलाइज हुआ इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड काउंसलिंग. सो व्हाट दे डू इज वो कविताओं के माध्यम से आपकी मदद करते हैं कि आप अपनी ही फीलिंग्स और एहसास को बेहतर तरीके से समझ सकें. तो आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे उन्होंने एक कविता ली जो इस बारे में थी, किसी भी लेखक की एक कविता ली जो इस बारे में थी कि कैसे उस लेखक को लगता है कि सबको उससे बहुत आशाएं हैं और वो उनसे कैसे पार होके आगे निकल रहा है, उन पे खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा. और वो कविता पढ़ने के बाद जितने लोग ग्रुप में सीख रहे थे, तो द वे ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज कि हम वो एक्सरसाइजेस खुद ही करते थे जो हमें सिखाई जा रही थी कि आप अगर कभी कोई पोएट्री थेरेपी वर्कशॉप लेंगे तो आप कैसे करेंगे. तो हम सबसे कहा गया कि इसको पढ़ के आपको कैसा लगा, आपका अपनी या किसी और की एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आप लिखिए किसी भी कविता या नॉन राइमिंग फॉर्मेट में जिसमें भी आपका मन करे. तो या अगर आप एक और बेसिक लेवल पे जाएं तो वो उसमें से आपसे कहेंगे कि आप इस कविता की कोई भी 2 लाइनें जो आपको सबसे ज्यादा चुभी हों या जिस those that touched your heart, वो आप चुनकर लिख लीजिए. और फिर ग्रुप डिस्कशन के तरह सब शेयर करते हैं कि उन्हें उनकी वो जो 2 लाइनें उन्होंने चुनी वो क्यों ऐसी लगी. और धीरे धीरे इसमें दे टीच यू टेक्निक्स की पोएट्री यूज करके, एक्सप्रेशन यूज करके कैसे slowly people open up to the group that they are in the counseling with, and it helps them understand their emotional troubles or what they're dealing with so much better. So it uses a lot of audio visual poetic stimulus to help conversation and to help you understand your feelings better. तो वो काफी अच्छा रहा. तो इनफैक्ट मैंने जब वो पूरा कोर्स कर लिया तो मैं एक बार जब दिल्ली आई थी छुट्टियों में
तो मैंने स्लैम आउट लाउड के जो नए जिजीविशा फेलोज थे उनके लिए एक वर्कशॉप ली थी कि कैसे वो बच्चों के साथ पोइट्री थेरेपी यूज कर सकते हैं क्लासरूम में, और उसका फीडबैक भी काफी अच्छा रहा। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। बहुत अच्छा। और दीदी आपको लगता है कि स्कूल करिकुलम में भी जो पोएम्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है? दे कैन बी मोर, मतलब children can be made to love poetry more at an earlier age, at a younger stage. डेफिनेटली आई थिंक जिन लोगों को इंटरेस्ट बचपन से है वो तो वैसे भी चाहे शिक्षक कैसे भी पढ़ाएं वो कविता में उनकी रुचि आ ही जाती है। लेकिन टू ब्रिंग पोएट्री टू द मासेस आई थिंक थोड़ा सा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ये लाना जरूरी है कि स्पेशली लिटरेचर में कोई भी जवाब सही जवाब या गलत जवाब नहीं है। जब वो सवाल आता है ना हिंदी में आशय स्पष्ट करें या संदर्भ लिखें, तो उसमें अगर शिक्षक को लगता है कि नहीं बच्चे ने ये संदर्भ क्यों लिखा या उसको ये आशय क्यों लगा कविता का, तो दैट somehow restrains or constricts the creativity of the child in how he or she wants to understand the poem. So I feel like वो अगर शिक्षक और थोड़ा छूट दें बच्चों को कविता को अपने ढंग से समझने के लिए, तो बच्चों की उसमें जरूर बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा सुझाव मुझे लगा। सेंटर फॉर पोएट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात करिए, वो भी। हाँ, तो जैसे जैसे तुम्हारे सवाल आ रहे हैं मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं पोएट्री को अपने जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं ले ही आती हूँ। तो मैं पेशे से वकील हूँ, इस समय क्लाइमेट चेंज लॉयर हूँ, एनवायरमेंट लॉयर हूँ। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी मुझे काफी अच्छा लगता है, बट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो मेरा ये मानना है कि कोर्ट कचहरी से बेहतर है कि सुलह कोर्ट के बाहर कर लें। तो मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये सारे मुझे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स लिटिगेशन के बजाय बेहतर लगते हैं। वरना आप जज बन जाते हैं। और ये अगर मेरी मम्मी सुनेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि कोई और उनके अलावा भी मुझसे ये कह रहा है। तो पहले ही कहा था। हाँ। उनके बहुत अरमान है कि मैं जुडिशरी का एग्जाम दूं, पर मैंने तो कहा कि मुझसे तो नहीं होगा। ये आप you're constricted, right? As a judge, आप सिर्फ निर्णय सबूतों और गवाहों के बिना पर दे सकते हैं, और वो doesn't sit very well with me. इसीलिए मैं लिटिगेट भी नहीं करती, क्योंकि when you start out, I personally feel कि क्लाइंट्स का उतना आपका कंट्रोल नहीं रहता कि आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा खटकता है। तो खैर, तो सेंटर फॉर पोएट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेसिकली जब मैं जिजीविशा फेलो थी और मैं न्यू दिल्ली में थी, तो मैं अपनी फर्म लंदन में ज्वाइन करने से पहले ये काम कर रही थी, पर मुझे जॉब मिल चुकी थी। तो लंदन में जो मेरे फर्म के लोग थे या लंदन में जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनसे ऑलरेडी मेरी बातें वगैरह हो गई थी। और लंदन में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स हैं उनमें से एक ने मुझे ऑलरेडी ट्रेनिंग दी थी, एंड आई वाज अ सर्टिफाइड मीडिएटर बाय देन। तो मेरे खाली समय में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे 1 से 2-3 काम करना पसंद है। तो मैं जिजीविशा फेलो थी, उसके साथ मैंने सोचा कि अब पोएट्री और लॉ को भी क्या साथ में लाया जा सकता है, एंड दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज लाइक्ड एक्सप्लोरिंग। तो देन आई रियलाइज मीडिएशन तो सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, मीडिएशन फैमिली मीडिएशन भी होता है। और इनफैक्ट कई कंट्रीज में तो पीयर टू पीयर मीडिएशन भी प्रैक्टिस होता है स्कूल्स में। जब बच्चों का झगड़ा हो जाता है, काउंसलरों ने बिठा के मीडिएशन के थ्रू दे हेल्प देम रिकंसाइल। तो in those situations poetry therapy can play a very important role, because idea तो end में यही है ना कि अगर आप अपने feelings को समझ सकते हैं बेहतर, तो फिर सुलह भी होना आसान है। वरना अगर आपको भी लग रहा है आप गुस्सा है, सामने वाले को भी लग रहा है वो गुस्सा है, आप दोनों को नहीं पता कि शायद गुस्सा नहीं वो हर्ट है, या शायद गुस्सा नहीं वो एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप कभी भी कोई भी मसला हल नहीं कर पाएंगे आसानी से। और वो क्लैरिटी लाने में कई बार मैंने नोटिस किया है कि आर्ट, पोइट्री, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। क्योंकि कोई इंसान आपको समझाने की कोशिश करे और पूछे आपसे कि शायद आप गुस्सा नहीं है, तो आप
हो सकता है और भड़क जाएं। लेकिन अगर वो कविता के माध्यम से आप करें, जैसे कि हम बच्चों के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं वो ये है कि हम उनसे कहते हैं कि आई एम फीलिंग, और फिर एक ब्लैंक होता है और उसमें हम कहते हैं किसी भी रंग का नाम लिखिए। तो आई एम फीलिंग रेड और आई एम फीलिंग ब्लैक, एंड देन दे हैव टू डिस्क्राइब व्हाई देयर फीलिंग्स आर लाइक दैट कलर। तो वो इतना डिटेल में सोच लेते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि उनको ये लालसा रहती है कि नहीं, कलर एकदम परफेक्ट ही चुना है फीलिंग के लिए। तो फिर उनको बाय द एंड ऑफ द पोएम काफी क्लैरिटी हो जाती है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो those kinds of methods I think are very important for conflict resolution between communities or families or children and students. So Center for Poetry and Conflict Resolution का मेन आइडिया यही था। और जब मैंने सेटअप करने की सोची तो मेरे एक ट्रेनर हैं, मीडिएटर ट्रेनर रहीम श्याम जी, उन्होंने अपनी ही एक संस्था खोली है, ADR ODR इंटरनेशनल। उन्होंने कहा why don't you start the center with us, we would love to have you. So then I founded the center, and so I'm the founder director of the center, और ये ADR ODR इंटरनेशनल के अंडर है। हमने शुरुआत के 1 साल में काफी अवेयरनेस क्रिएट की, हमने न्यूज लेटर्स निकाले अबाउट द रोल ऑफ पोइट्री एंड आर्ट इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स हिस्टोरिकली, कम्युनिटीज में कैसे होता था और कैसे कहानियां और किस्से भी कई बार कम्युनिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरा उसका थीम था। अभी कोविड के बाद ADR ODR इंटरनेशनल के अंडर ही चल रहा है सेंटर, बट हम रीवैम्प कर रहे हैं उसे थोड़ा, टू ब्रिंग इट मोर इन लाइन विद द ऑनलाइन वर्ल्ड। तो अभी वो हम फिर से उसको रीमॉडल कर रहे हैं टू मेक इट मोर करंट एंड कॉन्टेक्चुअल। और फिर मैं लंदन से वापस दिल्ली भी आ गई, तो थोड़ा अभी काम उसका रुका हुआ है, बट होपफुली सून इंशाल्लाह विल स्टार्ट प्रॉपर्ली। बहुत सुंदर है, और आई होप कि अगर कोई एजुकेटर्स, कोई टीचर्स इसे सुन रहे हो तो उन्हें बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हो इस पूरी चीज से, बिकॉज आई थिंक ये और ज्यादा फैलाया जा सकता है। बल्कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और पोइट्री से कितना कुछ पॉसिबल है। आपकी वो पोएम जो आपने अपने दोस्तों को शादी पे गिफ्ट दिया, आई थिंक होप उसका नाम है, बल्कि आप पढ़ दीजिए, वो छोटी सी पोएम है, वो भी हिरायत एंड हार्ट का पार्ट है, सेकंड पार्ट। अच्छा, तो इसकी बात कर लेते हैं कि 3 पार्ट्स हैं इस किताब में, आप बताइए। तो किताब जब शुरू में मैंने सोचा था कि किताब लिखूंगी, तो सिर्फ पहला ही चैप्टर था और उसका नाम था नान ब्रेड एंड चाय लाटे। लेकिन फिर जब वो एक कहानी है कि कैसे आप, कोई भी इंसान किसी नए शहर या नए देश जाता है, नई जॉब शुरू करता है, तो उसे क्या लगता है, क्या अरमान होते हैं, फिर जब वो पूरे होते हैं तो उसे कैसा महसूस होता है, क्या डू दे थिंक इट टेस्ट एज गुड एज इट लुक्स, सो that whole concept of chasing dreams, that was the story. And I think a lot of people have had similar stories about moving to different places and starting a new life. और फिर वो सवाल भी रह जाते हैं कि what is home for you? Is it the place you left behind, or is it the place where you are trying to make a new life? What is your identity? Do you belong to the new culture or are you part of the old culture? तो ये कई सवाल भी थे जो घूम रहे थे। तो इन सबको एक स्टोरी नैरेटिव में पिरोकर बीच में कविताएं डालकर मैंने पहला चैप्टर लिखा। पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ वो एक जर्नी है, पर इसमें जो बाकी चीजें भी हुई वो भी they also deserve a place. So then I realized कि the second chapter came about, which is called Hirayat and Heart. तो हिरायत एक वेल्श वर्ड है जिसका मतलब है missing the home that never was. उस घर की याद आना जो घर कभी था ही नहीं। और ये शब्द मैंने सबसे पहले सुना था, एक शॉर्ट फिल्म है, बहुत प्यारी है, खामखा। मैं, अगर तुमने नहीं देखी है तो मैं तुम्हें लिंक भेजूंगी इसका, YouTube पे है वैसे, तो अगर जो सुन रहे हैं उन्हें देखनी हो तो जरूर देखें। बहुत ही प्यारी शॉर्ट फिल्म है खामखा, और उसमें जो लड़की है वो इस शब्द का जिक्र करती है। तो मैं वो फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, आप देखिए, आपको अच्छी लगेगी। बट वहाँ मुझे वो वर्ड मिला और मुझे तब से पता था, और ये मतलब 4 साल तो हो ही गए होंगे शायद इस बात को, तब से मुझे पता था कि हाँ, ये शब्द या तो मेरी किसी किताब का या मेरी किसी कविता का ये शीर्षक में होना ही चाहिए।
मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था क्योंकि मैंने इसे बहुत ज्यादा रिलेट किया था कि वो घर, उस घर की याद आना जो घर कभी था ही नहीं, you know, nostalgia for something that doesn't exist. So the second chapter is about trying to find love or losing love, and then finding yourself in the process and discovering who you are and where you stand when it comes to loving and losing and maybe trying to love again. So that is what the second chapter is about. तो second chapter की आखिरी poem है hope. क्योंकि मैं एक ऐसे ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, तो मेरी ऐसे थोड़ी दुख भरी भी कविताएं होंगी, तो एंड में ऐसे एक छोटा सा हैप्पी होपफुल लाइन होगी. सो द चैप्टर वाज अ लिटिल इंटेंस आई थॉट, बट आखिर में मैं कंक्लूजन में चैप्टर में आई वांटेड टू कंक्लूड विद होप. तो ये जो कविता है ये एक अक्रॉस्टिक है, और उसके बारे में बात करते हैं. पहले आप पढ़िए. हाँ ठीक है. होप. Love finds us even when we aren't looking to be found. It arrives and lets itself in. Just like that, it settles in, a habit of sorts. Some days the blessed warmth of the sun, on others the cool shade of palms, nestled between the folds of time. Love becomes invisible with each passing day, dissolved like tea and sugar, chai. It makes waking up better, just as much as it does all else. Some of us are lucky to be found by love. Ours are these teas and times to cherish and never to worry about whether there will be enough sugar. मुझे नया नया पता चला है कि एक्रोस्टिक क्या होता है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ. बिल्कुल. ये पोएम इतनी, अब पता नहीं सीधा आ रहा है या उल्टा आ रहा है. नहीं, सीधा आ रहा है. सीधा आ रहा है. तो आपके फ्रेंड्स की शादी थी जिनको आपने ये पोएम गिफ्ट किया है, और उन फ्रेंड्स का नाम है लेटी एंड जेसन. तो इस पूरी फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड्स जो लेटर्स हैं वो सारे LETI और JASON, और ऐसे ही नेक्स्ट में भी LETIJASON. ये इतना मजेदार है, मुझे कुछ नया पता चला इस किताब को पढ़ते पढ़ते. एक और पोएम पढ़ दो, स्काई पढ़ दीजिए आप. मैंने ये मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि किसी ने मेरी किताब को इतने ध्यान से पढ़ा. You have no idea. This is like what when I write, like we were discussing, I write for myself, but once it's out there, it gives me so much happiness to see that somebody found it worth their time and their heart and their, you know, brain space to remember what I wrote. So Sky is part of the third chapter, जो किताब का आखिरी chapter है, which is about the politics that kept happening or the issues that I was thinking about while I was trying to make my life in a new city. So that is the third chapter of the book. तो उसमें ये कविता है Sky. It wasn't dark yet, but the street lamps could tell how badly she needed the light. Her demons were early tonight. The clouds could tell how she craved beauty. Her fairy tales were broken from street fights. So the sun simply lingered on for a while, knowing she'll need something a little hopeful for the last line. Even on lonely walks back home, there will always be the sky. Beautiful. और आपने फिर से खेला इसमें. You said she will need something for the last line. तो let's talk about writing. मतलब आप लिखते लिखते भी ये लिख जाते हो, और इनफैक्ट मेरे साथ ये पिछले कुछ समय से हो रहा है. मैंने हाल ही में मानव कौल को पढ़ा, वो भी बहुत ज्यादा लिखने के बारे में लिखते हैं. उससे पहले मैंने सूरज का 7वां घोड़ा पढ़ी धर्मवीर भारती की, जिसमें काफी हद तक वो भी एक तरह से मतलब खेल रहे हैं लिखने के बारे में कि कैसे लिखा जा सकता है, अच्छा इस कहानी को ऐसे कहा जा सकता है. In that poem Dirge also, I will quote you, feeble attempts at rhyming lines is all I have left to give this a semblance of a poem.
Is this a conscious effort or does this just happen most of the times? Why are you writing about writing so much? It's not at all a conscious effort. It just कई बार क्या होता है ना, लिखते लिखते आप खुद ही अपनी पोम के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं. लाइक नॉट कॉन्शियस इन द सेंस कि एक कॉन्शियस वो होता है कि अरे ये अच्छी है कि नहीं, दूसरा कॉन्शियस होता है ये रियलाइज करना कि मैं कुछ लिख रही हूँ. तो वो दूसरा वाला कॉन्शियस कि अच्छा मैं कुछ लिख रही हूँ, क्योंकि जनरली लिखते समय इतना खो जाती हूँ कि ध्यान नहीं रहता क्या लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ. लेकिन क्योंकि वो कविता बस दिमाग में आती जाती है और पेन खोज के बस कहीं लिखना होता है कि अब. और मैं बहुत कम अपनी कविताओं को बाद में एडिट करती हूँ. वो कलम से पेपर तक जाने के बीच में जितना एडिट हो जाती है बस उतनी ही एडिट होती है. वो उसके बाद फिर और एडिट नहीं होती, क्योंकि वो प्रोसेस ही मेरा, सब अलग अलग तरीके से कविताएं लिखते हैं तो मेरा थोड़ा वही प्रोसेस है. तो ये कॉन्शियसनेस अबाउट द पोएम इज नॉट डेलिबरेट एट ऑल, बट समटाइम्स व्हेन यू रियलाइज इट, जैसे ये कविता लिखते समय, तो इसको लिखते समय मुझे अचानक ख्याल आया कि ये मैं इसे एंड में होपफुल बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये शुरुआत तो ऐसे हुई है लेकिन ये ऐसे खत्म नहीं होगी. और वो सोचते ही ये रियलाइजेशन आया कि इस पोएम को एक आखिरी होपफुल लाइन चाहिए, और ये बात शायद आसमान को और सूरज को पता है. तो इट जस्ट हैपेंड, आई थिंक. बहुत सुंदर. अब अगर वही थर्ड पार्ट की बात करें, आपके पोएम जो थर्ड पार्ट में जितनी भी पोएम्स आ रही हैं, थर्ड पार्ट का नाम है वी नीड क्विक्सॉट. और डॉन क्विक्सॉट तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक शब्द बहुत इंटरेस्टिंग अब आपने फिर से मुझे दे दिया, डिसइंगानियो, जिसका मैं मोटा मोटा अर्थ समझा मोह भंग हो जाना. सही है? हाँ, हाँ, है ना. तो अब ये जो तीसरा जो पूरा पार्ट है, इससे मैं सबसे ज्यादा रिलेट किया कहीं ना कहीं. मैं शायद उस होम सिकनेस से रिलेट ना किया हूँ या उस तरह के प्यार से रिलेट ना किया हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझसे जो जुड़ा वो डिसइल्यूजनमेंट, जो दुनिया से तंग आ जाना और अपनी जगह दुनिया में ढूंढते रहना और ना पाना उसको. और ये मुझे आपकी कविताओं में काफी जगह मिला भी. तो क्या ये फीलिंग लंदन जाके और प्रखर हो गई, या वहां से, जैसे कि आपने लिखा भी है कि वहां से मुझे वापस इसलिए भी आना था क्योंकि इंडिया नीड्स मी मोर देन लंदन डज, एंड देन यू से गो ऑन टू से दैट आई नीड इंडिया मोर देन शी नीड्स मी. टॉक अबाउट दिस डिसइंगानियो. सो जब आप डॉन कीहोटे पढ़ेंगे तो वैसे इंग्लिश में क्विक्सोट लाइक यू सेड, और स्पेनिश में कीहोटे. English में Quixote like you said, but Spanish में I think it's called Quixote. So Don Quixote is one of my, actually it is my favorite classic. तो ऐसे बहुत लोगों की, कईयों को चार्ल्स डिकेंस की कोई किताब पसंद है, किसी को जेन आयर पसंद है. मुझे डॉन कीहोटे बहुत बचपन से पसंद है. मतलब I think I was in 10th or 11th grade when I read it. और तब मुझे थोड़ी बहुत कम ही समझ आई शायद. फिर मैंने दोबारा पढ़ा, फिर और ज्यादा समझ आई. फिर मैं स्पेन गई, मैंने सब जगह उनकी ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखे और इमेजिन किया कि यहाँ बैठकर ऑथर ने इस कैरेक्टर को इमेजिन किया होगा. तो बेसिकली स्टोरी मोटा मोटी ये है कि एक नाइट होता है और उससे यकीन है कि वो अभी भी नाइट है. अभी भी देयर आर प्रिंसेसेस दैट नीड टू बी रेस्क्यूड, अभी भी देयर आर ड्रैगन्स दैट हैव टू बी फॉट एंड मॉन्स्टर्स दैट हैव टू बी फॉट एंड you know women to be saved and the world to be saved. और असलियत ये होती है कि उसका आर्मर काफी टूटा फूटा है, उसकी तलवार बिल्कुल ठीक नहीं है और उसके पास घोड़ा नहीं है, वो एक गधा है. और मतलब बहुत इट्स वेरी, बट उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता. वो बिलीव करता है ट्रूली कि आई एम सेविंग द वर्ल्ड एंड आई विल सेव इट. एंड सो इन अ वे द वर्ड इन द थर्ड चैप्टर is talking about सिर्फ मोह भंग हो जाना नहीं, बल्कि ये भी कि शायद मोह भंग होने के बाद भी आपको उससे फर्क नहीं पड़ता.
आप फिर भी दुनिया को बचाने की कोशिश करते हो। आपको पता है कि आग लगी है, सब धुआं हो रहा है, फिर भी आपके अंदर से कहीं से ये आवाज आती है कि नहीं, हमें कुछ तो करना है, भले ही कोई फर्क ना पड़े, भले ही जलती आग में हम सिर्फ पानी की एक बूंद ही डाल पाए, लेकिन कुछ तो हमें करना है. So I relate a lot with Quixote because even though I'm an optimist, I am also a realist. So I don't hide behind my optimism. I don't think कि अरे नहीं सब ठीक ही हो जाएगा. So वो एक रियल है, क्योंकि आप तो इंटरनेट के जमाने में आप किसी चीज से छुपे रहें, ये बहुत ही मुश्किल है. So if you know about climate change, which is my area of specialization in law up to, so if you read and researched in detail about the environment, about climate change, then you know where the world is headed and you know what you need to do to hopefully delay things a little bit. So in spite of that, wanting to take up that field and doing something about it, hoping that every little bit matters, तो कहीं ना कहीं बूंद बूंद घट भर जाता सिनेरियो हो जाएगा शायद. That is the whole concept behind the word in the chapter. Yeah. तो इसी बात पे इसमें से एक कविता तो सुननी बनती है, I think, and this is one of our old favorites. I think जो भी लोग आपको जानते हैं वो अब तक गेस भी कर चुके होंगे कि मैं कौन सी कविता बोलने वाला हूँ, तो आप पढ़ दीजिए. ठीक है. ये मैंने लंदन जाने से पहले लिखी थी, पर ये तीसरे चैप्टर की शुरुआत मैं इसी से करना चाहती थी, क्योंकि इन अ वे आई फेल्ट लाइक ये इश्यूज के बारे में पोएट्री लिखना है एक तरीके से. मैंने पहले भी लिखती थी, पर कभी इतने ध्यान से ये सोच के नहीं लिखती थी कि नहीं, मुझे इस चीज के बारे में कुछ कहना है और इसलिए कविता लिखनी है. पहले कविता was a medium of expression, not a medium of voicing an opinion. Yeah. So I think when I wrote this poem maybe 4-5 years ago, that's when I realized that sometimes my poetry is also about voicing an opinion and making a point instead of just expressing human nature and feelings and emotion. So which is why I thought this would be the ideal first poem to start this chapter with. तो इस कविता का नाम है पफ पफ पास्ट जनरेशन. और एंड आई एम वेरी लाइक इट फिल्स माई हार्ट विद सो मच ग्रेटिट्यूड कि लोगों को ये इतनी पसंद आई कि कभी किसी ने मुझसे स्टेज पे कहा कि नहीं आप ये वाली सुना दीजिए. वो बहुत अच्छा लगता है जब किसी को आपकी कविता याद हो और वो कहे कि नहीं, फरमाइश आए कि नहीं ये वाली सुना दीजिए. So that really, so I think I owe a lot of gratitude towards the people who have liked this poem. और थोड़ा सा context before I start. Puff puff pass in the sense that ये मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कभी बताया था कि जब लोग apparently सिगरेट स्मोक करते हैं या तो वो 2 कश लेते हैं और फिर पास कर देते हैं अगर ग्रुप में एक ही सिगरेट हो तो अब ये मुझे पता नहीं था, हमने कभी सिगरेट पी नहीं, तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट कि अच्छा ये काफी मतलब दिलचस्प बात है. और दिमाग में सिगरेट विगरेट छोड़ो, सीधा एनालॉजी बन गई है कि यही तो हम अपनी रिबेलियंस के साथ करते हैं, अपने प्रोटेस्ट के साथ करते हैं. आज हैशटैग मेंटल हेल्थ चल रहा है, अगले हफ्ते हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर चलेगा, उसके अगले हफ्ते कुछ और चलेगा. और शायद इसमें हमारी गलती भी नहीं है, हमें इतनी सारी चीजें पता चलती जाती हैं, इतना सब कुछ आता जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब हम एक रिबेलियन से दूसरे रिबेलियन से तीसरे पे चले गए. और उसके बीच में पीयर प्रेशर, सोशल कंडीशनिंग, मीडिया इन्फ्लुएंस सब साथ में चल रहा है. सो दिस बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर आवर जनरेशन. तो ये कविता हमारे जनरेशन के खिलाफ भी नहीं है, उसकी पैरवी भी नहीं कर रही है, बस इट्स जस्ट ट्राइंग टू स्टेट something about the generation that we are in. Puff puff past generation. We are a puff puff past generation of puff puff past rebellions. So take a drag on your cigarettes and smoke out your lungs. आखिर आग कोई दहक रही होगी अंदर जो इतना धुआं है. और अगर महज धुआं ही है बस, तो कभी माँ के मन में झांकना, तुम्हें वहां दिखेगा धुएं से आग कैसे सुलगती है.
We are a puff puff pass generation of puff puff pass rebellions. So take another drag of depression and anxiety, slit your wrist past the blade, cut pass, making doors on your skin for your soul to pass through, quick escapes, slow deaths. अगर इतनी जल्दी है जाने की तो कोई असहनीय पीड़ा पीछे छोड़े जा रहे होंगे. Unbearable pain. Unbearable pain, hurt pass this undying pain unto those you love most. We are a puff puff pass generation of puff puff pass rebellions. Rebellions which are born of old monks and young blood mixing, making cocktails offered according to taste. You could order harmless fun or you could order violence. और मधुशाला, मधुहोशी सब शब्द कविताओं में कितने प्यारे लगते हैं. शुक्र है लेकिन उस लड़की को इन कविताओं को पढ़ना नहीं आता. वह लड़की जिसके पिताजी घर कल नशे में आए थे, जिसकी माँ ने अपने गम सिसकियों में डुबाए थे, जिसकी क्रांति भी मदिरा से जागेगी, मगर ऐसे कि we are such a generation of puff puff pass ironies, cronies, stealing time from our own lives, and I wish we could stop, but we puff puff pass our time. Killing time isn't murder but suicide. But what do we care about quotes? They are but deadlines. We are a puff puff pass generation of puff puff pass rebellions. क्योंकि मैं बार बार चुटकी बजा रहा हूँ, इसलिए हमें स्लैम पोइट्री कल्चर की बात करनी चाहिए. आपने कहा भी कि लंदन में भी आप एवरी फर्स्ट थर्सडे कोई सिनेमा जाते थे. अब मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन how was the culture over there? Of course it was different, but how was it different वहाँ पे और यहाँ पे? I thought in a sense it was welcoming, क्योंकि लंदन काफी मल्टीकल्चरल सिटी है, तो वहाँ बहुत अलग अलग जगह से लोग हैं. अक्सर लंदन में ट्यूब पे जा रही हूँ, ट्यूब वहाँ की मेट्रो को कहते हैं, तो ट्यूब पे चल रही होंगी तो मुझे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मुझे रोमेनियन, रशियन और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं जो मैं सुन के समझ भी नहीं सकती. मतलब मैं रोमेनियन और रशियन भी नहीं समझ सकती, पर 2 साल में अंदाजा लग गया कि अच्छा ये वाली शायद रोमेनियन है. पर तो बहुत ही मल्टीकल्चरल सिटी है, तो वहाँ हर कोई ही खोज रहा है कि घर क्या है और हम क्या हैं और where do we fit into this. So I think in that sense the poetry culture and the poetry circuit also reflected that. लेकिन एक चीज मैंने वहाँ नोटिस की कि जो थीम्स वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो मुझे एक हद तक लगी कि मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को हक है जो उनको अच्छा लगता है उस बारे में कविताएं कहना और सुनाना. लेकिन मुझे लगा कि वही थीम बार बार अलग अलग अंदाज में कविताओं में आ रही है, और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि शायद उस शहर की सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज उन्हीं कुछ थीम्स के अराउंड है, और इसलिए शायद वो लोगों की पोइट्री में अक्सर आती है. तो कई पोम्स डिप्रेशन या एंजाइटी के बारे में थी, कई पोम एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी के बारे में थी, और कुछ थीम्स ऐसी थी जो काफी कॉमन थी जिनके बारे में अक्सर सुनने मिलता था. और यहाँ से मेरी आदत खराब हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही एक फैमिली की तरह स्लैम अटेंड करने की आदत हो गई थी, क्योंकि बाकी सबका तो पता नहीं, पर दिल्ली में एटलीस्ट जो हमारी कम्युनिटी है और जितने जैसे सहज तुम हो और हमारे दोस्त हैं, एक बहुत ही परिवार सी फीलिंग आती है कि आप गलतियां भी करते हैं तो लोग आपको प्यार से बताते हैं कि ये जो आपने लिखा यू कैन राइट बेटर. Maybe this is not an opinion that is the right opinion based on facts. People are open to discussions. वो अभी भी एक थोड़ा सा उस हिसाब से मुझे सेफ जोन लगता है, लेकिन बाहर मुझे एक हद तक वो फैमिली वाली फीलिंग नहीं आई. वो थोड़ा परफॉर्मेंस वाला टच ज्यादा था, और
connection वाला कोटा थोड़ा कम था. So that was a little bit of a difference that I felt. और दिल्ली के पोएट्री कल्चर में भी कुछ लैकिंग लगता है रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का? मैं बाकी सारे स्लैम्स दिल्ली में देखती हूँ तो हाँ, but I feel very blessed in the sense that the friends I have found through slam poetry in Delhi have been from so many different backgrounds in terms of education, in terms of family, in terms of culture, values. And thankfully they have all had one thing in common, which is they're nice people. So I'm glad I found you. I'm glad I met Sonal. I'm glad Soumyadi introduced me to so many people. And for those things, you know, I will always be thankful. मुझे जिज्ञासा मिली और ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए इसमें, कारवा बनता गया ऐसे. नहीं, I think I misquoted that one. I am very bad at remembering lines. तो I remember the feeling. तो मुझे अक्सर ऐसा होता है शेर और गजल पढ़ के मुझे उसका एहसास याद रह जाता है. तो फ्यूचर में जब वैसी सिचुएशन होती है तो मुझे ये याद है कि इस बारे में किसी ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं वर्बैटिम कभी कोट नहीं कर पाती और मुझे वो खोजना पड़ जाता है कि क्या लिखा है, कहाँ लिखा है. बट हाँ, सुल्तानपुरी ने लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. इसमें इस पूरी गजल में कहीं गुवार वर्ड भी है ना? अब गजल याद नहीं है. ये भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि कोई हमारे घर रुक के गया था ट्रैवलर, और उन्होंने ये यहाँ एक ये बना के हमें दिया था और उस पे ये लिखा है. ये मेरे नजर के सामने है. तो आपकी जो किताब की अब पब्लिशिंग जर्नी है, कब आपने फैसला किया कि इसे छपवाना है, कैसे कैसे वो हुआ, उसको कुछ अगर ब्रीफली बताएं तो क्या रहा? तो इसमें तो मतलब मैं किसी से भी बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ इसमें बहुत हाथ मेरी मम्मी का है. तो वो हाँ, वो उन्होंने अगर वो नहीं पीछे पड़ी होती मेरी कि तुम इतनी कविताएं लिखती हो, तुम कुछ छपाती क्यों नहीं, तो शायद मैं नहीं छप पाती. मम्मी स्कूल गई थी और उनकी कोलीग के साथ बैठी थी और बात कर रही थी कि मतलब बिटिया हमारी लिखती है, कुछ नहीं छपवाती, बस लिखती है, पता नहीं क्यों. उनके लिए छपवाना मतलब देयर इज अ पॉइंट टू राइटिंग, नहीं तो लिख के खुद रख लो, क्या ही फायदा. और पापा नहीं करते हैं, पापा बहुत अच्छा लिखते हैं, कहीं नहीं छपवाते. तो मम्मी एक इंसान को तो घर में देख ही रही थी, मैं कहा ये भी यही कर रही है. तो और मैं तो अपने मतलब पिताजी जैसा अभी तक मैंने नहीं सोचा कि मैं कुछ लिख पाई हूँ. जिस दिन लिख पाऊंगी मुझे बहुत गर्व होगा. तो मम्मी ने कहा तुम तो कुछ छपवाओ, चाहे जैसा भी लिखती हो. तो उन्होंने और उनके कोलीग ने मिलकर एक सेल्फ पब्लिशिंग एजेंसी में मेरे नाम का फॉर्म भर दिया और मेरा फोन नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया और घर आई बड़े अच्छे से एकदम मुस्कुराते हुए, कहीं आज शाम को तुम्हें फोन आएगा तो तुम बात कर लेना और बता देना कि तुम्हारे पास कुछ किताब का आइडिया है कि नहीं है. तो फिर हमने सोचा और मैं उन्हें बता चुकी थी कि मैं ऐसे नान ब्रेड एंड चाय लाटे जैसी कहानी के बारे में सोच रही हूँ, तो उन्हें पता था कुछ तो है इसके दिमाग में. तो फिर पब्लिशर का फोन आया शाम को, उन्होंने बताया कि वो I have to send them a couple of poems first. They will see if it is something that they want to publish. वो उनके कैटलॉग में फिट होगा कि नहीं होगा. तो फिर उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि वो किस टाइप की सर्विसेज ऑफर करते हैं. तो बेसिकली अगर आप सेल्फ पब्लिश करते हैं तो या तो आप पूरा प्रोसेस खुद कर सकते हैं या आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं. तो जब आप एजेंट की हेल्प लेते हैं तो वो डिपेंडिंग ऑन आप क्या पैकेज चूज करते हैं, क्या सर्विसेज चूज करते हैं, वो उस हिसाब से आपको बताते हैं कि वो क्या क्या आपके लिए इस प्रोसेस में करेंगे. तो मुझे पता था कि प्रूफ रीडिंग वगैरह तो मैं कर लूंगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन चीजें जैसे ISBN नंबर लेना या Amazon के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना या ई बुक फॉर्मेट में उसे छापना या फिजिकल कॉपीज की प्रिंटिंग हो गई, तो ये सब चीजें मुझे नहीं आती और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं करूँ. तो मैंने सोचा कि अपने आप को इतना तो मतलब अपने लिए किया जाना चाहिए कि आपको अगर मदद मिल रही है तो आप थोड़ी मदद लेके आगे बढ़ें. और मेरा मकसद यही था कि
मुझे फाइनली लगा कि हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ कहने को है जिसे कोई पढ़ेगा तो शायद उसे थोड़ी उम्मीद बंधेगी। और मुद्दा यही था इस किताब को छापने का। ये नहीं था कि मुझे जरूर लगता है कि मेरी कविताएं इससे और बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो ये छपाते समय ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि अरे नाउ आई राइट सो वेल आई मस्ट पब्लिश इट। बट ये जरूर सोचा था कि दिस इज अ स्टोरी दैट सो मेनी पीपल इन आवर एज ग्रुप फेस, whether they move to a new hostel or a new city, or whether they're looking at the politics around them or going through different phases of love. Like all of these issues are so, like in a sense they come in a package. और वो कहानी मैं चाहती थी कि बाहर हो ताकि कोई पढ़े तो उसे अगर एक इंसान को भी लगा ना कि oh I'm not alone in this, somebody else has through this before me, and if it gives them a little bit of hope then it will be worth it. तो ये सोच के फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे ये सर्विसेज चाहिए होंगी और बाकी ये मैं खुद कर लूंगी। एंड फिर उस हिसाब से वो प्रोसेस आगे बढ़ा। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज वो हर 1-2 महीने में मुझे ईमेल करके पूछते थे ये अपडेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है जो आपने कहा था कि आप हमें भिजवाएंगी। अच्छा। So it kept me on my toes also because sometimes work or like पढ़ाई used to get quite intense. तो समय नहीं मिलता था कि एडिटिंग कर लें और फाइनलाइज कर दें। बट हैविंग देम रियली हेल्प्ड कि वो बैक एंड फोर्थ में भी इजी था। और इस बुक का कवर भी मैंने ही डिजाइन किया है, पर मेरे पास ग्राफिक स्किल्स नहीं है और मैं ड्राइंग भी नहीं कर सकती। तो मैंने पेंसिल से तो ऐसे कप सॉसर बना के, केटल बना के, फिर उनको गूगल इमेजेस से ऐसे इमेजेस भेज के कि ऐसा सॉसर, ऐसा किसी तरह तो एक्सप्लेन किया कि मुझे कवर पे क्या चाहिए, और अलग अलग जगह से कलर्स खोज के कि ऐसे कलर्स, ऐसी डिजाइन। बट थैंकफुली दे हैड अ ग्राफिक डिजाइनर जिसको फाइनली समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो फिर उसने ये कवर बनाया। इट्स अ वेरी नाइस कवर, इट्स अ वेरी नाइस बुक। मैंने बहुत सारे कोट्स लिख के रखे थे जो मैं चाहता था कि मैं बोलूं, लेकिन मैंने नहीं बोले हैं। अब सिर्फ इसी उम्मीद में कि और भी लोग इसे पढ़ें, खुद अपने कोट्स निकालें जो वो रिलेट करेंगे, जैसे लिख के दीवार पे लगाएंगे। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। आई रियली थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पोशंपा से बात करने के लिए। और आखिर में अगर कुछ भी रह गया हो, कुछ आपको लगता है जो आपको कहना चाहिए था वो और नहीं कहा गया इस पूरी बातचीत में, तो आप कहिए। 2 बातें। एक तो कि इस किताब का नाम नान ब्रेड एंड चाय लाटे क्यों पड़ा, ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये पहले से ये नाम नहीं सोचा था मैंने। लेकिन लंदन में क्या हुआ, अक्सर जब मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू खोलती थी तो वहाँ ब्रेड सेक्शन में आपको रोटी, नान ये सब मिलेगा। सो नाउ दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, पर वहां पर वो लिखते समय लिखेंगे नान ब्रेड, व्हिच इज वेरी ऑड, है ना, क्योंकि इट बेसिकली इज दे आर सेइंग ब्रेड। नान सिर्फ नान लिख दीजिए। अब वो फ्रेंच खाने के साथ तो ऐसा नहीं करते कि बगेट ब्रेड, कोई नहीं लिखता। बट नहीं, उनको फॉर सम रीजन सारी इंडियन ब्रेड्स के आगे दोबारा ब्रेड लिखना है। तो आई फाउंड इट रियली स्ट्रेंज। और पहले तो मतलब इतना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हर मेन्यू में नान ब्रेड पढ़ के देन आई वाज लाइक अरे कोई तो लिखना बंद कर दो, इट मेक्स नो सेंस। खैर वो बात आई गई हो गई। उसके बाद कहीं मैंने देखा चाय लाटे और वो मुझे बहुत ऑड लगा। लाइक या तो चाय ही होगा या लाटे ही होगा। हाँ, चाय टी भी पढ़ा है, तो चाय लाटे फिर भी थोड़ा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, बट चाय टी तो अलग, चाय ही टी है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वो वाली फीलिंग। and then it was so like, and then I realized that is such a good metaphor for all our identity crisis. Yeah. कि हो क्या रहा है, क्या is it chai, is it tea, is it chai tea, is it chai latte, we don't know. So then that's how the title of the book came about, because I thought it captures the essence of trying to find your identity or your home or who you are, where you belong. And तो इसीलिए इसके जो कवर आर्ट है ना, इसमें भी ये kettle is very Indian, but ये cup is like a very UK London cup and saucer. So
I wanted so badly to convey the feeling that it's okay to not have an answer to the question of where you're from or what your home is. And it's okay to have those questions. So वो इसमें से निकल गया. So that's something I wanted to share. और जो दूसरी बात मुझे कहनी थी वो ये कि सहज, thank you so much for everything you are. Basically, मतलब मैं I'm eagerly awaiting for your book. वो जब भी आएगी मैं पहली कॉपी खरीदूंगी, तुम मेरे लिए साइन whenever that happens. आपकी बात सुन के मेरी माँ मुझे अभी धक्का देने वाली है कि चलो तुम भी छपाओ. ये मैं बता रही हूँ, आधे से ज्यादा इंडियन बच्चों की ऐसे सफलता के पीछे मम्मी के धक्के हैं. तो बिल्कुल सारी मम्मियों को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बट नहीं, stay the golden person that you are, and I'm one of the things that I'm glad the poetry circuit in Delhi has given me is friends like you and people like you. So for that I will always be grateful. So it was an absolute pleasure being here and having this conversation with you. और एक तो तुमने इतनी मतलब ध्यान से किताब पढ़ी, उसमें से इतने चुनिंदा चुन के सवाल निकाले, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के. अगर मैं सारे सवाल पूछ लूं तो वो 3-4 घंटे की कन्वर्सेशन बन जाएगी, फिर कोई देखेगा नहीं. तो लेकिन हाँ, सॉरी, कोई देखेगा नहीं उससे पता नहीं मुझे क्यों याद है. पर मेरा पता नहीं ये इंटरव्यू आएगा कब, पर मेरा अगले हफ्ते जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पे एक फंड रेजर कर रही हूँ. सो फॉर एवरी कॉपी ऑफ द बुक that somebody buys in February, basically, I am donating 100 rupees to Slam Out Loud, जिनके साथ मैंने आर्ट इन एजुकेशन में काम किया था. Oh, beautiful. तो हाँ, तो अगर कोई नोशन प्रेस से मेरी किताब खरीदता है तो उनको एक कूपन कोड डालना पड़ेगा, Soulmate, SOLMATE, और they'll get a 5% discount on the book as my way of saying thanks for buying the book, and I will donate 100 rupees to Slam Out Loud, which will get matched, so the contribution becomes double because Slam Out Loud का खुद का fundraiser चल रहा है इस समय. So in effect, for every book, Slam Out Loud ends up getting 200 rupees. So I really wanted to put that out there because I feel like art in education is really important, और थोड़ा बहुत भी जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए. And क्यों ना हम इस सेशन का अंत एक आखिरी कविता से करें, क्योंकि मैंने सारी कविताएं बोल के पढ़वा दी कि ये पढ़ दो वो पढ़ दो. आप अपनी पसंद की कोई भी पोएम पढ़ दीजिए. ये तो बहुत मुश्किल है. मैं अपनी पसंद की, मुझे अपने बच्चों के बीच में से चूज नहीं कर सकता इंसान, तो थोड़ा मुश्किल तो है. सोचने दो. अगर कोई पसंदीदा है तो अभी भी बता दो, 1-2 ऑप्शन ही दे दो चाहे. चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ. ठीक है, तो आप हाँ, the perfect one will be Dear London, ना, which will explain the whole thing. अच्छा ठीक है. Dear London. So the format of this book is कि ऐसे prose है फिर poetry है, तो मैं यहाँ से start कर रही हूँ. This is to the city I made my home and then unmade, to the city I still miss in bits and pieces, more sentiment than prose, more letter than poem. Dear London. Whenever I see London these days, in movies, on postcards, in photographs, advertisements, my heart knots a little bit. My stomach drops a little bit, and I feel keenly the sense of losing someone I had loved. Like accidentally running into a long-lost lover. Thought it was going to be forever, but you wanted different things. You might still love him, but you know you're not going to return. You will smile at her from across the room in a party, but avoid having to say hello in elevators. Too much history. That's London in me.
It's amusing that it's also the city I have stayed the shortest amount of time in. 2 years. A weird time frame for loving and living like that, long enough to be unforgettable, too short to be able to pull you back. Like loving someone but knowing there's no future. Bakshi hates the "there is a beauty in sorrow" template love stories where people give up. Bakshi is one of my closest friends. She says, if you love someone, you have got to give it everything, and if you do, how can it not work out? Believe me, I did give it everything. But the city and I, we were on a different pace and place in life. She was much too ahead of me, I was much too homesick to be there for her. But we had our moments. Ice skating and sailing, hot chocolates in bottomless mimosa brunches, Shoreditch and DNA, commonplace things made special by the where and the who. Growing up and learning to be responsible for myself, learning that there is so much more to learn. I will always be grateful for the affair, London. I hope the next time we meet, it will be more sweet than bitter, more honey, less sugar. And you will have learned that there is no such thing as naan bread or chai tea. This last one is tricky, I know. Everything else I think we'll manage just fine. Maybe meet midway for a chai latte. Beautiful. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने वक्त के लिए, और मुझे पता है आप काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में से ये वक्त निकाल रहे हो, सो डबल शुक्रिया. और आई होप वी मीट सून, एंड आई होप people read your book. And right, thank you, good night. Thank you, good night, and thank you so much for having me. It was an absolute pleasure. Best part of my day. Thank you.